तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय की चीर-फाड़ करने वाले हैं ना, उसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के उस भारी पेपर लीक की, जिसने रातों रात लाखों छात्रों के भविष्य को बिल्कुल अधर में लटका दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इस पूरे फ्रॉड की एनाटॉमी, यानी इसके काम करने के तरीके को गहराई से डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, 2 मई का दिन है। केरला में बैठा एक मेडिकल स्टूडेंट सीकर में अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, और उस मैसेज में एक फाइल अटैच थी। पता है उसमें क्या था? अगले दिन होने वाले नीट एग्जाम के असली सवाल। मतलब एक ऐसा एग्जाम जो लाखों बच्चों का भविष्य तय करता है, वो व्हाट्सएप पर ऐसे फॉरवर्ड हो रहा था जैसे कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज हो। अब ये जो नंबर है ना 135, ये आपको सच में हैरान कर देगा। जब अगले दिन असली पेपर सामने आया और सवालों को मिलाया गया तो पता चला कि 180 में से पूरे 135 सवाल उस लीक हुए पीडीएफ से बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहे थे, और वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कॉमा या फुल स्टॉप तक की गलती नहीं थी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई इत्तेफाक या छोटा मोटा गेस पेपर बिल्कुल नहीं था, ये एक बहुत बड़े स्तर का फ्रॉड था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी के बावजूद ये पेपर लीक हुआ कैसे? आइए इसके पूरे सफर को ट्रेस करते हैं। अगर हम जांच की माने तो इस पेपर का सफर शुरू हुआ महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से इसे चुपचाप निकाला गया और गुड़गांव भेजा गया। गुड़गांव में इसे जानबूझकर एक सॉफ्ट कॉपी और हैंडरिटन गेस पेपर का लुक दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद ये पेपर राजस्थान में बीवाल ब्रदर्स तक पहुंचा और आखिरकार सीकर में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एजेंट्स के हाथों में आ गया। ये पूरा का पूरा एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड मल्टी स्टेट नेटवर्क था। और भाई, इस पूरे सिंडिकेट में जो पैसों का खेल चला है ना, वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। नासिक में जो ओरिजिनल फिजिकल कॉपी सिर्फ 1 लाख रुपए में खरीदी गई थी, वो गुड़गांव आते आते 15.5 लाख की हो गई। फिर राजस्थान में इसे 30 लाख में बेचा गया, और सीकर के लोकल एजेंट्स ने इसे 5 लाख रुपए प्रति बैच के हिसाब से खरीदा। जैसे जैसे ये पेपर नेटवर्क में आगे बढ़ता गया, मुनाफा कई गुना मल्टीप्लाई होता चला गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई आम चोर उचक्के थे। बिल्कुल नहीं। जो चीज़ इस केस को और भी खौफनाक बनाती है, वो है इनकी टेक्नोलॉजी। डिजिटल डिटेक्शन से बचने के लिए इन्होंने किसी नॉर्मल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हाई डेफिनिशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया। और तो और, ट्रैक होने से बचने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में इन्होंने एक शैडो सर्वर तक बना लिया था। ये बकायदा टेक सेवी क्रिमिनल्स थे। और ग्राउंड लेवल पर इसका असर देखिए। जब ये पेपर सीकर पहुंचा तो वहां के सिर्फ एक काउंसलिंग एजेंट ने अकेले ही इसे लगभग 700 छात्रों में बांट दिया। 700! जरा सोचिए, ये तो सिर्फ एक एजेंट का नंबर है। इस पूरे नेटवर्क ने इसे कितने हजारों छात्रों तक पहुंचाया होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जरा देखते हैं कि जब ये सारा भंडाफोड़ हुआ तो हमारे सिस्टम और राजनीति ने कैसे रिएक्ट किया। जब उस छात्र के पिता ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और सीकर के पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पहुंचे, तो पता है पुलिस का क्या जवाब था? उन्होंने ठोस सबूत हाथ में होने के बावजूद सीधा कह दिया, अफवाह मत फैलाओ, और उन्हें वहां से टरका दिया। शुरुआत में लोकल पुलिस का ये जो रवैया था, वो सच में बेहद निराशाजनक था। लेकिन सच्चाई कहाँ छुपती है? जब मामला स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG के पास गया, तो उन्होंने उस व्हाट्सएप मैसेज पर एक बहुत ही आम सा टैग नोटिस किया, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। इसका मतलब समझते हैं? इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत क्लिक हो गया कि ये पेपर कोई एग्जाम से एक रात पहले का लीक नहीं है, बल्कि ये शायद पिछले 1 महीने से लगातार लोगों के बीच घूम रहा था। और इसी बीच अलग अलग एजेंसियों का ब्लेम गेम शुरू हो गया। एक तरफ राजस्थान SOG दावा कर रही है कि पेपर महाराष्ट्र के नासिक से लीक हुआ और वहीं इसका असली एपिसेंटर था। लेकिन दूसरी तरफ नासिक के DCP कह रहे हैं कि भाई, हमारे यहाँ तो पेपर कभी प्रिंट ही नहीं हुआ। अब इस पूरी राजनीति और एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने के खेल में असल नुकसान किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ छात्रों का। सोर्स मटेरियल में एक और बड़ा नाम उभर कर आता है, बीवाल ब्रदर्स का। दावों की माने तो इस पूरे ऑपरेशन की भनक उन्हें 1 महीने पहले ही लग गई थी। सोर्सेज उनके कथित पॉलिटिकल कनेक्शंस, यूथ विंग से जुड़ाव और मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरों का भी जिक्र करते हैं। हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े करती है वो ये है कि पिछले ही साल उनके परिवार के 4 सदस्यों ने नीट का एग्जाम एक साथ क्लियर किया था। अजीब इत्तेफाक है ना? अब इन सारे सबूतों के बीच NTA के डायरेक्टर जनरल का एक बयान आता है।
उन्होंने दावा किया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बस एक PDF सर्कुलेट हो रही थी जिसके सवाल मैच कर गए। मतलब 180 में से 135 सवाल हूबहू मैच कर रहे हैं और मुख्य एजेंसी कह रही है कि फुल लीक नहीं हुआ है। ये बयान पूरे सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है। वैसे इस एग्जाम में गड़बड़ियों का ये कोई पहला मामला नहीं है। जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। अगर आप 2024 नीट एग्जाम के रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो वो स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। ऐतिहासिक तौर पर 720 में से 720 लाने वाले बच्चे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन 2024 में अचानक से 67 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर ला दिया। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स का नतीजा था। और इसी वजह से पूरे देश में छात्रों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा। इन सब दावों और गड़बड़ियों के बीच हम अक्सर उस अदृश्य कीमत को भूल जाते हैं जो सीधे तौर पर छात्रों ने चुकाई है। जरा इस नंबर को देखिए, 22 लाख, 2.2 मिलियन छात्र। जब फाइनली एग्जाम कैंसिल करना पड़ा तो इन 22 लाख छात्रों की सालों की कड़ी मेहनत, उनके दिन रात का संघर्ष, सब एक झटके में पूरी तरह से अमान्य हो गया। उनका पूरा फ्यूचर अचानक से पॉज पर आ गया। और ये तो सिर्फ पढ़ाई की बात है। वो इनविजिबल कॉस्ट कौन चुकाएगा? एक एग्जाम के लिए बच्चे अपनी सोशल लाइफ कुर्बान कर देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ और नींद से समझौता करते हैं, और एंड में क्या होता है? चंद लोग अपने पैसों के दम पर पूरे सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं। ये जो मेंटल ट्रॉमा है ना, ये इस पूरे फ्रॉड की सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत है। तो ऐसे हालात में हमारे सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव है, एक मजबूत प्लान बी खोजना। सोर्सेज यही सजेस्ट करते हैं कि जब परीक्षा का सिस्टम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाए तो सब कुछ सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे भी सक्सेसफुल होने के लिए दुनिया में सिर्फ डॉक्टर बनना ही इकलौता रास्ता तो नहीं है ना। आज के टाइम में डेटा साइंस, UI/UX डिज़ाइन, कंटेंट क्रिएशन, सस्टेनेबिलिटी और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स जैसे ढेरों बेहतरीन करियर ऑप्शंस मौजूद हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बैकअप प्लान रखना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो आखिर में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, बिना किसी असली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और ठोस जवाबदेही के, क्या ये पूरा का पूरा चक्र फिर से रिपीट नहीं होगा? क्या कुछ गिरफ्तारियों के बाद हमारा सिस्टम फिर से वहीं आकर खड़ा नहीं हो जाएगा? इस पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। याद रखिए, अवेयर रहना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है।